So today's heading is Kepler's law of planetary motion. लास्ट क्लास में वो मोशन ऑफ सैटेलाइट इन सर्कुलर ऑर्बिट कराया था ना। यस सर। देखो, प्लैनेटरी मोशन से रिलेटेड केपलर ने 3 लॉ दिए थे। ठीक है, इन तीनों लॉ में मतलब इसमें एक अच्छी बात यह है कि केपलर ने ये सब लॉ को तब दिया था ना जब गैलीलियो का टेलीस्कोप भी नहीं आया था। समझ रहे हो? इस लॉ की खासियत यह है कि जिस समय इस पॉस्टुलेट को, इस लॉ को दिया गया, उस समय तक किसी ने प्लैनेट्स को कोई देखा भी नहीं था। ये सारे कैलकुलेशन सर्टेन एजम्पशन के बेसिस पर थे, जो बाद में बहुत दिनों बाद जब गैलीलियो का टेलीस्कोप आ गया और भी तरह की चीजें आ गई, कैलकुलेशन हुए, तो देखा गया कि ये लॉ में जो कहा गया था उसके कैलकुलेशंस और एक्चुअल कैलकुलेशन मैच करते हैं। तो ये बहुत 17th सेंचुरी का ये मतलब कैसे समझाऊं, बहुत ब्रेक थ्रू लॉ था ये। ठीक है, ये एक बहुत बड़ा पजल था क्योंकि कुछ तो दिखता नहीं था। तो उस समय केपलर का ये लॉ फॉर्मुलेट करना ये अपने आप में बहुत बड़ा ब्रेक थ्रू रिसर्च था। और ये सारे लॉ एम्पिरिकल थे उस समय। एम्पिरिकल मतलब कि इस लॉ के डेरिवेशंस नहीं थे, ये केपलर ने सजेस्ट किया था। ठीक है, तो केपलर के ये 3 लॉ है। ये तीनों लॉ को के सेट को हम लोग केपलर्स लॉ ऑफ प्लैनेटरी मोशन कहते हैं। तो फर्स्ट लॉ, फर्स्ट लॉ का नाम है लॉ ऑफ ऑर्बिट। न्यूटन्स लॉ के, तो न्यूटन्स लॉ में फर्स्ट लॉ का नाम है लॉ ऑफ इनर्शिया। जैसे फर्स्ट लॉ का नाम है लॉ ऑफ ऑर्बिट। केपलर ने सजेस्ट किया कि जितने भी प्लैनेट्स हैं, ये सारे प्लैनेट्स सर्कुलर पाथ में मूव नहीं करते हैं। ये सब सन के अराउंड एलिप्टिकल पाथ में मूव करते हैं, in which sun lies as one of its focus. ठीक है, so all planets moves around sun in an elliptical orbit with sun at one of its focus। मतलब क्या हुआ समझते हैं? ये एक एलिप्स है। एलिप्स में 2 फोकस होते हैं, मालूम है ना? पता है कि नहीं ये सब?
यस। आप बायो के हो तो हो सकता है नहीं, बट मैथ्स वाले तो एलिप्स पढ़ते होंगे और ज्योमेट्री में। सर जितनी जरूरत है मैं बता देता हूँ। किसी भी एलिप्स में दो फोकस होते हैं। एलिप्स के बड़े वाले एक्सिस को मेजर एक्सिस कहते हैं और छोटे वाले एक्सिस को माइनर एक्सिस कहते हैं। फोकस मतलब नाम है। सेंटर मतलब एलिप्स का सेंटर, सर्कल का जैसे सेंटर होता है वैसे ही एलिप्स में दो फोकस होते हैं। तो ये कहलाता है मेजर एक्सिस, ये कहलाता है माइनर एक्सिस। इन दोनों S1 S2 को फोकस कहते हैं। तो पहले थोड़ा सा एलिप्स बता दें। इन दोनों को फोकस ऑफ एलिप्स कहते हैं। ये हो गया सेंटर ऑफ एलिप्स। ये लेंथ ऑफ माइनर एक्सिस 2b है और लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस 2a है। सेंटर अगर ओरिजिन है तो मैथमेटिकल इक्वेशन इसका होता है x² / a² प्लस y² / b² इज इक्वल टू 1। ये इक्वेशन ऑफ एलिप्स है, स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ एलिप्स। ये स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ एलिप्स। इसके अलावा ए और बी में रिलेशन होता है, उतनी जरूरत नहीं पड़ेगी बट बता देता हूँ। b² इज इक्वल टू a² इंटू 1 माइनस e²। इसमें e को इसेंट्रिसिटी ऑफ एलिप्स कहते हैं। इसेंट्रिसिटी ऑफ एलिप्स। ई अगर 1 हो जाती, ई अगर 0 हो जाता है तो ये एलिप्स सर्कल है। ठीक है, तो ये कुछ स्टैंडर्ड एलिप्स की कहानी है जो मैथ्स में लोग पढ़ते हैं। आप लोगों को जरूरत नहीं पड़ेगी, लेकिन इतना से जस्ट ध्यान रहेगा तो समझने में आसानी होगी। तो ये जनरल एलिप्स की कहानी है। अब आते हैं इस पे, केपलर्स लॉ पे। तो केपलर ने जैसा कि सजेस्ट किया कि कोई भी प्लेनेट सन के अराउंड रोटेट करता है तो वो एक्सिस एलिप्टिकल होता है और सन उसके किसी एक फोकस पर होता है। तो मान लो ये हो गया सन का पोजीशन और ये सब हो गया प्लैनेट का पोजीशन। तो डिस्टेंस r और ये इसका, और ये प्लैनेट सन के अराउंड घूमता रहता है। थोड़ा सा याद करो, स्कूल में ज्योग्राफी में पढ़े होगे या साइंस में भी हो सकता है। जब प्लैनेट यहाँ होगा, यहाँ पर आएगा तो ये नियरेस्ट डिस्टेंस ऑफ सन होगा और ये फारदेस्ट डिस्टेंस ऑफ सन होगा। यस नियरेस्ट डिस्टेंस को क्या बोलते थे, याद है? समर। हाँ पेरीजी। हाँ, एपोगी एंड पेरिगी, याद है? यस सर। वेरी
तो नियरेस्ट डिस्टेंस को जब यहाँ पर होगा उस समय वेलोसिटी ऑफ प्लेनेट इधर होगी। अगर ऐसे मूव करता है यहाँ पर होगा उस समय वेलोसिटी ऑफ प्लेनेट इधर होगी। तो ये सन और प्लेनेट के बीच फारदेस्ट डिस्टेंस होगा और ये सन और प्लेनेट के बीच नियरेस्ट डिस्टेंस होगा। इसको एपोगी बोलते थे, इसको पेरिगी बोलते थे। ठीक है, याद है? यस सर। एफिलियन पेरिहिलियन याद है? कुछ ऐसा भी बोलते थे। Yes, sir. APH क्या होता है स्पेलिंग? एफिलियन, HELION ऐसा कुछ होता है। स्पेलिंग देख लेना वैसे, APHELION ऐसा कुछ होता है। और ये होता है पेरिहिलियन, PERI, पेरिहिलियन, HEL, हाँ सही है स्पेलिंग, पेरिहिलियन। ठीक है, ये जो R1 प्लस R2 का सम है, यही ऊपर वाले फॉर्मूले में 2A के बराबर होगा, है ना? यस सर। ऐसे ही क्वेश्चन में कहीं कहीं जरूरत होगी, इसके लिए बता देता हूँ। पॉइंट P पर वेलोसिटी ऑफ प्लैनेट मैक्सिमम होगा। पॉइंट 2 पर वेलोसिटी ऑफ प्लैनेट मैक्सिमम होगा। यस सर। क्यों? उन पास में है ना तो। हाँ, जी मास ऑफ सन, मास ऑफ प्लैनेट, अब ऐसे ही लिख देता हूँ, कोई जरूरत नहीं। R2² इज इक्वल टू मास ऑफ प्लैनेट इंटू V2² अपॉन R2। इससे इक्वेट करेंगे तो R2 यहाँ पर मिनिमम है, तो V2 यहाँ पर मैक्सिमम होगा, है ना? समझ रहे हो? सिमिलरली जी मास ऑफ सन, मास ऑफ प्लैनेट अपॉन R1² इज इक्वल टू मास ऑफ प्लैनेट V1² अपॉन R1। इससे जो V1 मिलेगा वो मिनिमम है। केप्लर्स लॉ वही है, सिर्फ उतना ही कि प्लैनेट मूव्स अराउंड एलिप्टिकल ऑर्बिट विद सन एट इट्स फोकस, बस इतना ही है। ये सब मैं बता रहा हूँ, कहीं कहीं क्वेश्चन सॉल्व करने में आसानी होगी, ये सारे इक्वेशन यूज होंगे, इसके लिए कह रहा हूँ। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत किसी को? नो सर। इसको कॉपी कर लो, फिर आगे बढ़ते हैं। कॉपी कर लो।
डन सर। डन। हो गया। यस सर। अब आइए सेकेंड लॉ। इसका नाम है लॉ ऑफ एरिया। इस लॉ के हिसाब से क्या है, सपोज ये फोकस है जहां पर सन है, ये प्लेनेट मूव कर रहा है, तो ये प्लेनेट का पोजीशन वेक्टर हो गया। थोड़ी देर के बाद ये प्लेनेट यहाँ पर आ गया मान लो, ऐसे रोटेट करते करते, तो ये जितना एरिया होगा मान लो उतने ही टाइम में यहाँ से यहाँ आ गया, तो ये एरिया स्वेप्ट आउट करेगा। ये दोनों एरिया इक्वल होगा। इक्वल होगा मतलब एज अ लॉ ये कहता है कि डेल्टा टी टाइम में प्लैनेट का पोजीशन वेक्टर ऑर्बिट जितना एरिया स्वेप्ट आउट करेगा वो हमेशा कांस्टेंट होगा। मतलब यहाँ से ये एरिया अगर A1 है, ये एरिया A2 है, ये टाइम डेल्टा T1 है और ये टाइम डेल्टा T2 है, तो कहने का मतलब ये हुआ इक्वल टाइम में इक्वल एरिया स्वेप्ट आउट करेगा। मतलब डेल्टा T1 और डेल्टा T2 अगर इक्वल है तो A1 इक्वल टू A2 होगा। मतलब समझ आया। इसको दूसरे लैंग्वेज में ये भी कह सकते हैं कि रेट ऑफ एरिया स्वेप्ट आउट इज ऑलवेज कांस्टेंट। यस सर। ठीक है, तो इसको इसको दूसरे लैंग्वेज में हम लोग कहते हैं कि एरिया रेट ऑफ एरिया स्वेप्ट आउट इज ऑलवेज कांस्टेंट। ठीक है, द लाइन ज्वाइनिंग सन एंड प्लैनेट स्वीप्स आउट इक्वल एरिया इन इक्वल टाइम। तो स्टेटमेंट अगर पूछेगा तो हम लोग इसको ऐसे लिखेंगे, लाइन ज्वाइनिंग planet and sun sweeps out equal area in equal time irrespective of its position in orbit। ठीक है, अगर ध्यान से देखा जाए तो ये वाला जो वैसे तो ये लॉ है,
लॉ देते वक्त ये सब नहीं सोचा गया था, वो तो जैसा मैंने कहा ये सारे लॉ इम्पिरिकल थे। बट बाद में लोगों ने रियलाइज किया कि ये वाला जो लॉ है, ये लॉ कुछ नया नहीं है, ये जस्ट आपको एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन लॉ को ही कहने का दूसरा तरीका है। तो बहुत लोग बोलते हैं इसको प्रूफ है, इसका तो प्रूफ भी समझ सकते हो, जैसे कहना है वैसे कहना। तो उसके हिसाब से अगर देखोगे तो मान लो किसी मोमेंट पर इसकी वेलोसिटी v है जब ये थीटा एंगल पर है, ठीक है। उसको ऐसे समझ लो कि अगर मान लो ये वेलोसिटी यहाँ पर हुआ, ये वेलोसिटी यहाँ पर हुआ, ये एंगल अगर थीटा है तो ये एंगल पाई माइनस थीटा होगा। समझ रहे हो? समझ रहे हैं कि नहीं? यस सर। यस सर। तो अगर मैं इसका एंगुलर मोमेंटम लिखूं किसी भी मोमेंट पर, इस मोमेंट, एंगुलर मोमेंटम L इज m इंटू v इंटू इस डिस्टेंस को r कह दो। तो इस केस में mvr साइन थीटा ऐसा लिखूंगा। बोलो, mvr साइन थीटा एंगुलर मोमेंटम लिखूंगा। यस सर। अब dt टाइम में ये यहाँ से यहाँ चला गया, वेलोसिटी इसकी v थी, तो ये लेंथ मेरा v dt हो गया। ये रेड कलर से ये लेंथ v dt हो गया ऑलमोस्ट। मैं ये एरिया निकालने की कोशिश कर रहा हूँ और कुछ नहीं। ये लेंथ v dt हो जाएगा। dt टाइम में ये पॉइंट P से मान लो P डैश चला गया, तो ये वाला लेंथ जो रेड कलर का है वो v dt हो जाएगा। बोलो। यस। तो ये वाला लेंथ हो गया v dt। अब किसी भी, अब मैं ये एरिया निकालने की कोशिश कर रहा हूँ। तो ये जो शेडेड पार्ट का एरिया है, किसी भी ट्रायंगल के एरिया को हाफ, ये पढ़े हो ट्रायंगल, ट्रायंगल का एरिया मालूम है? हाफ ए बी साइन थीटा वाला कहानी। फिर वो साइन लॉस आता है ना। क्या? सो हाफ इंटू आर इंटू वी डी टी इंटू साइन ऑफ एंगल बिटवीन देम, दैट इज साइन पाई माइनस थीटा। समझा मैं क्या बोला? मैं ये फॉर्मूला बोला बेटा, ये ए, ये बी और ये सी है अगर, तो ये स्मॉल बी होगा, ये स्मॉल सी होगा, ये स्मॉल ए होगा। तो किसी भी ट्रायंगल का एरिया हाफ बी सी साइन ए लिख सकते हैं। यस। हाफ इंटू बी इंटू सी इंटू साइन ऑफ एंगल बिटवीन देम, या हाफ सी ए साइन बी या हाफ ए बी साइन सी, कुछ भी लिख सकते हैं। तो मैं इन दोनों साइड, ये साइड, ये साइड
और एंगल बिटवीन देम इसको यूज किया, तो ऐसा लिख सकते हैं। तो ये हो जाएगा हाफ इंटू आर इंटू वी डी टी साइन पाई माइनस थीटा क्या होता है, साइन थीटा। ये जो एरिया स्वेप्ट आउट किया डी टी टाइम में, ये डी ए है ना। तो यहाँ से आपको दिख रहा है कि डी ए बाई डी टी ये हो जाएगा हाफ इंटू वी इंटू आर इंटू साइन थीटा, है ना। एम से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दोगे तो ये एल बाई टू एम दिख रहा है। नाउ सिंस एल इज कांस्टेंट, एंगुलर मोमेंटम तो कांस्टेंट रहता है, therefore dA by dt is also constant। तो ये सेकेंड लॉ का प्रूफ है, या हम ये भी कह सकते हैं कि सेकेंड लॉ इज नथिंग बट लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम। क्लियर है। यस Yes, sir. तो ये भी याद कर सकते हो, जो सेकेंड लॉ में एक्चुअल केपलर का सेकेंड लॉ यही है कि इक्वल टाइम इंटरवल में इक्वल एरिया स्वेप्ट आउट करता है। अब उसमें एक स्टेप आगे कह सकते हैं कि रेट ऑफ एरिया स्वेप्ट आउट इज ऑलवेज एल बाई टू एम, है ना। रेट ऑफ एरिया स्वीपिंग आउट इज ऑलवेज एल बाई टू एम। ये सेकेंड लॉ का पार्ट नहीं है, प्रॉब्लम सॉल्व में आसानी होगी। लॉ का स्टेटमेंट सिर्फ उतना ही था, जैसा मैंने कहा ये सारे लॉ दिए गए थे 17th सेंचुरी में। उस समय तक इस तरह की मैथमेटिक्स नहीं थी प्रूव करने की, तो उस समय के लिए लॉ बस इतना ही है। जैसे जैसे साइंस प्रोग्रेस किया तो देखा कि सेकेंड लॉ एक्सेप्टेबल इसलिए है क्योंकि सेकेंड लॉ इज नथिंग बट लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम। ठीक है, तो ये सेकेंड लॉ की कॉपी कर लो फिर आगे बढ़ते हैं।
सर सर लेकिन बोलो। सर सर लेकिन साइन तो मतलब राइट ट्रायंगल में लिखते हैं ना, बस राइट एंगल ट्रायंगल। क्या बोलता है, 10th 12th तक भी मैथ नहीं पढ़े हो? नहीं वो साइन है अब। ये कौन बता दिया कि साइन थीटा कॉस थीटा राइट एंगल ट्रायंगल में ही लिखते हैं, बाकी में नहीं लिखते हैं? हाइपोटेन्यूज। सब फंडामेंटल खराब है, मैं क्या बोलूं तुम्हें आप इसमें। इक्विलैटरल ट्रायंगल है 60 60 60 डिग्री का, तो साइन 60 नहीं, क्या चाह रहे हो, मैं समझा ही नहीं। साइन थीटा कॉस थीटा हर ट्रायंगल में लिख सकते, मतलब उसका ट्रायंगल से क्या लेना देना है, मैं ये समझा ही नहीं। तो वो हाइपोटेन्यूज। अरे हाँ समझा, वो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो बी/बी, बी/एच, ये सब कहानी, हाँ वो तो साइन थीटा कॉस थीटा टैन थीटा का डेफिनेशन है। लेकिन साइन 30 डिग्री 60, साइन साइन ऑफ एनी एंगल हो सकता है ना। साइन ऑफ 30 डिग्री की वैल्यू का ऐसा थोड़े ना है कि अगर राइट एंगल ट्रायंगल नहीं हो, मान लो इक्विलैटरल ट्रायंगल है 60 60 60 का, इसका मतलब हम साइन 60 डिग्री की कोई वैल्यू नहीं होती, ऐसा थोड़े ना है। क्या बोलूं मैं इस मतलब, ऐसा इररिलेवेंट बात कर रहे हो, इसका मैं क्या एक्सप्लेनेशन तुम्हें समझ नहीं पा रहा हूँ। यहाँ पर ये ए जो भी एंगल होगा, जो भी एंगल होगा 30 40 60 कुछ भी, तो हाफ इंटू दिस साइड का लेंथ इंटू दिस साइड का लेंथ इंटू साइन ऑफ दिस एंगल हमेशा इस ट्रायंगल के एरिया के बराबर होगा। इसमें राइट एंगल ट्रायंगल वर्ड कहाँ से आया, मैं समझा ही नहीं। किसी भी ट्रायंगल का एरिया का ये फॉर्मूला, मतलब तो बहुत तरह के फॉर्मूले होते हैं, किसी भी ट्रायंगल के एरिया का ये भी फॉर्मूला होता है, हाफ बी सी साइन ए, हाफ ए बी साइन सी, हाफ ए सी साइन बी। ये ट्रायंगल के एरिया का फॉर्मूला है। इस अब कहोगे इस फॉर्मूला को डिराइव कर दीजिए, तो कर दूंगा, कोई बड़ी चीज नहीं है। देखो कैसे हो जाएगा, 2 मिनट का काम है। यहाँ से परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दो यहाँ पर, तो इस ट्रायंगल का एरिया और इस ट्रायंगल के एरिया को सम कर दो। इस ट्रायंगल का एरिया हाफ इंटू बेस इंटू हाइट होगा, तो हाफ, समझ गए? हाँ से समझा तो दो। उसको प्रूव तो कभी भी कर सकते हो। ओके समझा। लिख लिया सबने? अरे सर लिख चुके हैं, आगे बढ़ो कि नहीं? यस सर। सर। थर्ड लॉ, इसको लॉ ऑफ पीरियड भी कहते हैं। केपलर ने सजेस्ट किया कि जो टाइम पीरियड का स्क्वायर है इज ऑलवेज प्रोपोर्शनल टू ए क्यूब। ए क्या है, लेंथ ऑफ सेमी मेजर एक्सिस। आपको याद होगा तो ऊपर अभी मैंने बताया था, किसी भी एलिप्स में ये मेजर एक्सिस होता है यहाँ से यहाँ तक। इस पूरे मेजर एक्सिस का लेंथ 2a होता है, उसमें से ये लेंथ a और ये लेंथ a, तो टी स्क्वायर इज प्रोपोर्शनल टू ए क्यूब। या
टी स्क्वायर इज प्रोपोर्शनल टू, देखो ए क्या होगा, तो ऊपर मैंने कहीं लिखा था R1 प्लस R2 2a के बराबर होता है, तो अपॉन 2 का होल क्यूब। R1 क्या हो गया, जब पेरिहीलियन पे है तब का डिस्टेंस, और R2 क्या होगा, जब एपोगी और पेरिगी पर है तब का। तो R1 को एक को बोलेंगे मैक्सिमम डिस्टेंस फ्रॉम सन, और दूसरे को बोलेंगे मिनिमम डिस्टेंस फ्रॉम सन। तो अगर सन और प्लैनेट के बीच मैक्सिमम और मिनिमम डिस्टेंस मालूम है, तो टाइम पीरियड का स्क्वायर R1 प्लस R2/2 के क्यूब के प्रोपोर्शनल होगा। ये है थर्ड लॉ। तो ये तीनों केपलर्स के 3 लॉ हैं जो आपको याद रहने चाहिए। ठीक है, लास्ट क्लास में सर्कुलर ऑर्बिट वाला भी किया था। सर्कुलर ऑर्बिट किया था लास्ट क्लास में, बोलना। तो देखोगे सर्कुलर ऑर्बिट में, जस्ट कंपेयर करने के लिए बता रहा हूँ, सर्कुलर ऑर्बिट में टाइम पीरियड क्या आया था, याद है कुछ? 2π/√G(m)R⁻², याद है? यस सर। देखो एक बार एक्सप्रेशन देखो। तो सर्कुलर ऑर्बिट में भी ध्यान से देखोगे तो टाइम पीरियड का स्क्वायर इज प्रोपोर्शनल टू R³ था। यस सर। जस्ट ये याद कराने को दे रहा हूँ और कुछ नहीं। याद है, याद आया? हाँ सर। तो ये तो प्रोपोर्शनल हुआ। इसमें क्या होता है एलिप्टिकल ऑर्बिट में, इसका प्रूफ पूछोगे तो प्रूफ नहीं, ये तो जैसा मैंने कहा ये सब एलिप्टिकल लॉ है। ये तो प्रोपोर्शनल हुआ। एक्चुअल में टाइम पीरियड ठीक वैसे ही 2π/√G इंटू मास ऑफ सन, और ये जो R है ना, ये R की जगह R1 प्लस R2/2 टू द पावर 3/2, ये एक्चुअल टाइम पीरियड हुआ। ठीक है, कॉपी करना। ये तो बहुत ही सिंप्लीफाइड वर्जन है केपलर्स लॉ का, आप लोगों के मेडिकल स्टूडेंट के लिए ठीक है। वैसे इसमें बहुत कुछ किया जा सकता है, तो बहुत क्वेश्चन मोमेंटम और एनर्जी कंजर्वेशन को यूज करके बहुत डिफिकल्ट क्वेश्चन भी बनते हैं, लेकिन आप लोगों को उसकी जरूरत नहीं होगी। आप लोगों के लिए इतना मोर देन सफिशिएंट है। तो आप लोगों के लिए ये चैप्टर मेरी तरफ से खत्म हो गया, इतना ही है। अब इसी में जो लास्ट क्लास में कुछ सर्कुलर ऑर्बिट कराया था, एस्केप वेलोसिटी करा चुका हूँ लास्ट क्लास में। यस सर। हाँ, तो आप लोगों के लिए ये चैप्टर खत्म हो। अब एक बार देखता हूँ लास्ट क्लास में कौन से सम कराए थे, उसी के बेसिस पर सर्कुलर ऑर्बिट के कितने सम कराए थे, या कुछ और करा दे। ठीक है, प्लानिटरी मोशन और सर्कुलर मोशन प्लानिटरी मोशन और ये एलिप्टिकल मोशन केपलर्स लॉ, इन दोनों को मिला के अब हम लोग कुछ प्रॉब्लम्स करते हैं। ठीक है, उस प्रॉब्लम में भी एक दो छोटा छोटा कॉन्सेप्ट आएगा, वो प्रॉब्लम के साथ सीखते चलेंगे। आगे बढ़ो, सर। यस। फटाफट एकदम छोटे छोटे क्वेश्चन प्योर मेडिकल वाली बुक से दे रहा हूँ, एकदम इजी इजी।
वन गो में करते चलो, इसमें से एक भी नहीं पूछना पड़ेगा मुझे लगता है, मैं पूरे कॉन्फिडेंस के साथ बता रहा हूँ। पहले तो ये 5 क्वेश्चन, लास्ट क्लास में जो पढ़ाया था और आज जो पढ़ाया, सिर्फ इन दोनों के बेसिस पर। नोटबुक आपके पास है, फटाफट फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है, थोड़ा बहुत दिमाग लगाना है, लगाते चलो। फटाक से ये 5 क्वेश्चन कीजिए। और मैं फिर कह रहा हूँ, इसमें से एक भी पूछने की कोशिश मत करना, कोशिश करो खुद से करने की, एकदम आसान है। नहीं दिख रहा होगा, थोड़ा बड़ा कर सकते हैं। कोशिश कीजिए, 5 क्वेश्चन के लिए 15 मिनट मोर देन सफिशियंट है, कोशिश कीजिए।
सर थोड़ा नीचे स्क्रॉल करो। डन सर। हो गया सबका? यस। सर। फटाफट देखो, 2 मिनट का काम है। फर्स्ट वाले का आया आंसर? यस सर। क्या आया? सी। सी आया, गलत आया। और कोई? डी आया। डी, वेरी गुड। एस्केप वेलोसिटी क्या होता है? √2gm/r। फॉर्मूला याद है ना? यस सर। और पोटेंशियल एनर्जी 54 जूल है। मतलब G कैपिटल M स्मॉल m अपॉन R इज 54 जूल। स्मॉल m इज 3 kg, है ना? So Gm/R इज 18 होगा। तो ये √36 होगा, दैट इज 6 मीटर पर सेकेंड होगा। है समझ में सबको? यस सर। यस सर। सेकेंड का आंसर बोलो। सर ए। काइनेटिक एनर्जी ऑफ सैटेलाइट ऑर्बिटिंग अराउंड अर्थ इज डबल्ड। सैटेलाइट के सर्कुलर ऑर्बिट में काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू क्या थी? एक फॉर्मूला जल्दी।
सा था। यस तो काइनेटिक एनर्जी डबल हो जाएगा तो रेडियस हाफ हो जाएगा। यस पक्का? समझ आ रहा है कि नहीं? Third, escape velocity of planet is v naught. Escape velocity from the planet having twice the radius but same density. Escape velocity क्या होता है? अंडर रूट 2gm/r होता है ना। इसको डेंसिटी के टर्म में लिख दोगे तो 2g डेंसिटी इंटू 4/3 πr³ यस तो ये आर स्क्वायर हो जाएगा। तो आर तो ऐसा कुछ दिख रहा है, बाकी सब तो कांस्टेंट है इंटू आर है। 2 0 π 4 3 सब कांस्टेंट है और आर स्क्वायर रूट के बाहर आ गया तो आर हो गया। यस तो ट्वाइस द रेडियस, रेडियस डबल कर देंगे तो इसके वेलोसिटी डबल हो जाएगा। यस फोर्थ भी वही है। हाँ सर सेम ही है। क्या होगा फोर्थ में? बोलो। 1/2 रेडियस ऑफ ए इज ट्वाइस ऑफ दैट ऑफ बी तो 2 होगा ना। अरे हाँ सॉरी मैंने उल्टा देख लिया। फिफ्थ वाला बोलो। The gravitational field inside a spherical cavity within a spherical planet must be non-zero and uniform. ये छोड़, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है एक्चुअल में फिफ्थ वाला। रहने दो इसको। ये फर्स्ट स्टेटमेंट इटसेल्फ है, बहुत ही अच्छी चीज है, इसको बाद में देखेंगे। प्रूव किया जा सकता है इसको, बट ज्यादा मैथमेटिक्स है, आप लोगों को जरूरत नहीं है, टू द पॉइंट करो। आगे बढ़े। यस सर सर वो फिफ्थ का आंसर बी था क्या मतलब? अच्छा, जो लास्ट में भी दिया था देख लेता हूँ, आंसर मैं पढ़ के बता देता हूँ। बी नहीं है एक्चुअल, फर्स्ट क्वेश्चन जो है ना, फर्स्ट स्टेटमेंट वही करेक्ट है, लेकिन उसको प्रूव करने में मतलब तुम लोगों को जरूरत नहीं है, बहुत इंटीग्रेशन का मामला है, इसलिए छोड़ दिया मैंने। फर्स्ट स्टेटमेंट करेक्ट है इसका, जो मैं भी सबसे पहले पढ़ा था। ना 5 तक था, 6 से होती है। ये तीनों करवा। ये तीनों भी आपसे खुद हो जाएगा, जल्दी कीजिए। जियो स्टेशनरी ऑर्बिट बताया था क्या मैंने? नो सर। नहीं बताया था, बता देता हूँ। जियो स्टेशनरी ऑर्बिट का मतलब होता है, एक बार देखो सर्कुलर ऑर्बिट में टाइम पीरियड का क्या फॉर्मूला आया था, देख के बताओ। 2 pi into r raised to 3/2 upon root ga into mass of planet। ऐसा आया था। जियो स्टेशनरी का मतलब समझो, मान लो इंडिया ने कोई सैटेलाइट लॉन्च किया, ठीक है, और फॉर एग्जांपल सैटेलाइट है लेट्स से मुंबई के वेदर प्रिडिक्शन के लिए, वेदर फोरकास्टिंग के लिए।
तो अर्थ तो घूम रहा है, तो सैटेलाइट को भी एग्जैक्टली उसी एंगुलर स्पीड से घूमना चाहिए, तभी उसका कैमरा हमेशा वही पर्टिकुलर लोकेशन पे माउंटेड रहेगा। यस। नहीं तो इंडिया ने सैटेलाइट छोड़ा और वो अमेरिका का डेटा देगा, क्या मतलब है इस बात का? अपना तो पैसा वेस्ट हो गया। तो कुछ यस। कुछ सैटेलाइट ऐसे होते हैं जिनका पर्पस अलग, स्पाइंग वाले फिर अलग होते हैं, कुछ जिनका पर्पस अलग होता है। तो जो टेलीकम्युनिकेशन, वेदर फोरकास्टिंग, इस सब में यूज होते हैं, वो इस तरह से होते हैं कि वो सैटेलाइट हमेशा एक स्पेसिफाइड अर्थ के साथ एक ही जगह पर दिखे। तो अर्थ जैसे जैसे घूम रहा है, ठीक वैसे ही सेम एंगुलर वेलोसिटी से घूमे। तो अर्थ अगर 24 आवर में एक सर्कल कंप्लीट करता है, तो वो भी 24 आवर में ही एक सर्कल कंप्लीट करेगा। दोनों का टाइम पीरियड सेम होगा। तो ऐसे किसी सैटेलाइट को अगर अर्थ से हम ऑब्जर्व करेंगे तो मुझे रुका हुआ दिखाई देगा, Yes, sir. तो उसी यस। को जियो स्टेशनरी सैटेलाइट कहते हैं। आई बात समझ में? नाम से ही लग रहा है जियो स्टेशनरी, मतलब अर्थ के रिस्पेक्ट में स्टेशनरी होता है। तो अगर ये टाइम पीरियड 24 आवर हो गया, तो इसको हम लोग जियो स्टेशनरी सैटेलाइट कहेंगे। समझ आया? Sir. इसलिए कहा था एक आध क्वेश्चन में छोटे छोटे कॉन्सेप्ट आएंगे तो बताऊंगा। तो जियो स्टेशनरी सैटेलाइट का मतलब है कि अर्थ के रिस्पेक्ट में स्टेशनरी हो। ऐसा तभी होगा जब अर्थ और उसका दोनों का टाइम पीरियड सेम हो। ठीक है? ठीक है, आया समझ में? यस सर। Yes, यस। sir. चलो 6 7 8 कोशिश करो।
सर आप थोड़ा नीचे स्क्रॉल करेंगे। हो गया तीनों? 6, 7, 8 तीनों हो गया। Yes, sir. हो गया। चलो फटाफट देख लेते हैं। A satellite revolves in a geostationary orbit but in a direction east to west. अर्थ कैसे रोटेट करता है? East to east. वेस्ट टू ईस्ट, और ये ईस्ट टू वेस्ट करता है। मतलब कहानी कुछ ऐसी हो गई कि एक ऐसे जा रहा है और दूसरा ऐसे जा रहा है, और टाइम पीरियड दोनों का सेम है। तो क्या होगा, आधे देर के बाद मिलेगा जब ये यहाँ पहुंचेगा, ये यहाँ पहुंचेगा। Yes, sir. तो कितनी देर में मिलेगा? 12 hours. 12 आवर्स में। कॉमन सेंस है? Yes, sir. पक्का? Yes, sir. इसमें आ जाइए। A satellite can be in geostationary orbit around Earth at a distance r from the center. The angular velocity of Earth about its axis doubles. The satellite can now be geostationary orbit around the Earth if distance from the center is. तो देखो, geostationary satellite का टाइम पीरियड r⁻³ के प्रोपोर्शनल होता है। Yes, sir. अच्छा, एंगुलर वेलोसिटी ऑफ अर्थ डबल हो गया। एंगुलर वेलोसिटी डबल हो गया मतलब टाइम पीरियड आधा हो गया। आधा हो गया ना? Yes, sir. तो पहले टाइम पीरियड जब 24 आवर था तो ये प्रोपोर्शनल था r⁻³ के। तो अब जब 12 आवर हो जाएगा तो ये प्रोपोर्शनल हो जाएगा r⁻³ के। तो यही r1 मुझे ढूंढना है, तो दोनों को डिवाइड कर दीजिए। तो 2 इज इक्वल टू r/r1⁻³ होगा। So 2⁻2/3 is r/r1। तो यहां से r1 मिलेगा r/2⁻2/3। 2⁻2/3 को 4⁻1/3 लिख सकते हैं। Yes, sir. तो सी आंसर। 7th आया सबको समझ में? Yes, sir. पक्का? Yes, sir. 8th भी सिमिलर लगता है। The orbital velocity of artificial satellite in a circular orbit just above the Earth's surface is v. Just above the Earth's surface is v का मतलब हो गया r का वैल्यू रेडियस ऑफ अर्थ के बराबर है। For a satellite orbiting at an altitude half the radius of Earth, मतलब दूसरे केस में r की वैल्यू रेडियस ऑफ अर्थ प्लस रेडियस ऑफ अर्थ बाई 2 हो गया। Yes, sir. हो गया। तो ऑर्बिटल वेलोसिटी का क्या होगा? सर्कुलर पाथ में, सर्कुलर पाथ में, सर्कुलर पाथ में v का एक्सप्रेशन एक बार देखिए क्या है।
देखो v इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा रूट r के शायद। Yes, Yes, sir. क्या था v का एक्सप्रेशन बताओ। बोलो। अंडर रूट GMT divided by अंडर रूट g मास ऑफ अर्थ अपॉन r, ऐसा था। yes, sir. तो r की जगह 3/2r हो गया। तो नया वाला v इस पुराना वाला v अंडर रूट 2/3 हो गया। Yes, sir. आया समझ में? Yes, sir. पक्का? Yes, sir. ठीक है। आगे बढ़े। Yes, sir. चलो आज के लिए इतना ही। ये चैप्टर मेरी तरफ से ओवर। अगली क्लास में हम लोग इलेक्ट्रोस्टैटिक्स स्टार्ट करेंगे। ठीक है। इस चैप्टर का असाइनमेंट भेजा है मैंने मेडिकल बैच को? No, sir. नहीं तो आज भेज देता हूँ, पूरा उसमें से कर लेना। ठीक है, चलिए बाय। Thank you, sir. Yes, sir. बाय।